मैं डॉ. सुसान बारकर कोलो का परिचय देना चाहूँगा, जो एक विशेष प्रकार की मनोवैज्ञानिक हैं जिन्हें न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट कहा जाता है। तो सबसे पहले मान लीजिए पहला सवाल है, न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट क्या होता है? एक न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट वह व्यक्ति होता है जो सोच में होने वाले बदलावों में रुचि रखता है, जो स्ट्रोक या मस्तिष्क की चोट जैसी चीज़ों के बाद होते हैं या मल्टीपल स्क्लेरोसिस जैसी स्थितियों के परिणाम स्वरूप होते हैं। जब मैं सोच में बदलाव कहता हूँ तो मैं अवसाद और चिंता जैसी चीज़ों की बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं स्मृति की समस्याओं, भाषा की समस्याओं, ध्यान देने की समस्याओं जैसी चीज़ों की भी बात कर रहा हूँ, जो स्ट्रोक के परिणाम स्वरूप होती हैं। ये स्ट्रोक के बाद काफ़ी आम है। अगर मुझे लगता है कि एक न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट मेरी मदद करेगा, तो मैं उसे कैसे प्राप्त करूं? खैर, बहुत सारी पुनर्वास टीमों में वास्तव में एक न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट उनके टीम के सदस्यों में से एक होता है, मुख्य रूप से अस्पताल के सेटिंग्स में, लेकिन कुछ निजी सेटिंग्स में भी। यदि आप किसी ऐसी सेटिंग में शामिल नहीं हैं जिसमें एक न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट है, तो आप हमेशा एक को देखने के लिए रेफरल प्राप्त कर सकते हैं, या तो निजी तौर पर या अस्पताल के हिस्से के रूप में। अब रेफरल किसी भी स्वास्थ्य पेशेवर से आ सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग एक चिकित्सक से प्राप्त करते हैं। यदि मेरे परिवार के सदस्य या जीवन साथी को स्ट्रोक हुआ है, तो मैं उनमें किस प्रकार के बदलाव देखूंगा? ओह, बदलाव बहुत भिन्न हो सकते हैं और वे प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग होते हैं जिसे स्ट्रोक हुआ है। आप फिर से मूड में बदलाव देख सकते हैं, जैसे कि आप जानते हैं फ्लैटनिंग, जहां या अवसाद या उदासी। आप चिंता में वृद्धि देख सकते हैं या नई चीज़ें आजमाने की इच्छा नहीं कर सकते क्योंकि वे चिंतित हो सकते हैं, उदाहरण के लिए गिरने या फिर से स्ट्रोक होने के बारे में। आप असामान्य व्यवहार जैसी चीज़ें भी देख सकते हैं जो स्ट्रोक और सिर की चोटों के बाद बहुत आम हैं, जैसे कि अनुचित हंसी, अनुचित रोना। ये ज़रूरी नहीं है कि वे दुखी महसूस कर रहे हों या उन्हें कुछ मज़ेदार लग रहा हो। ये स्ट्रोक के कारण हुए वास्तविक नुकसान का परिणाम हो सकता है। तो मैं उनकी मदद के लिए क्या कर सकता हूँ? सबसे आसान काम यह है कि एक मनोवैज्ञानिक या न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट के पास रेफरल प्राप्त करने की कोशिश करें, ताकि आप यह समझ सकें कि मेरे जीवन साथी को समस्या का कारण क्या है, और फिर उसे संबोधित करने के लिए विशिष्ट रणनीतियाँ ढूंढें, क्योंकि फिर से प्रत्येक व्यक्ति के साथ यह बहुत अलग होगा। आपने अनुचित व्यवहार या ऐसे व्यवहार का उल्लेख किया जो शर्मनाक हो सकते हैं। हम ये किस प्रकार के व्यवहार हैं और मुझे इन पर कैसे प्रतिक्रिया देनी चाहिए? यह असामान्य नहीं है कि किसी को स्ट्रोक हुआ हो और वे अनुचित रूप से गाली दें, अनुचित रूप से हंसें, सामाजिक स्थितियों में अनुचित यौन व्यवहार करें। यह असामान्य नहीं है, यह आम तौर पर मस्तिष्क को हुए नुकसान का परिणाम होता है। इसलिए यह वास्तव में महत्वपूर्ण है कि परिवार के सदस्य और जो लोग व्यक्ति के आसपास दैनिक आधार पर होते हैं, ये समझें कि यह जानबूझकर नहीं किया जा रहा है। वे आपको गुस्सा करने के लिए या आपसे गुस्सा होने के कारण ऐसा नहीं कर रहे हैं, बल्कि यह समझने के लिए कि यह हुए नुकसान का परिणाम है। वास्तव में तो इससे निपटने की एक सामान्य रणनीति यह है कि पहले आप जानते हैं, खुद से कहें, वे ये जानबूझकर नहीं कर रहे हैं, ये किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं किया जा रहा है। और फिर आप जानते हैं, अगर ये वास्तव में नकारात्मक व्यवहार है तो व्यक्ति को स्थिति से हटा दें ताकि वे शांत हो सकें। अक्सर ये व्यवहार इसलिए होते हैं क्योंकि किसी का या तो उच्च चिंता स्तर होता है या उत्तेजना स्तर होता है, या वे बातचीत करना चाहते हैं और बस जो बाहर आता है वह वही नहीं होता जो उन्होंने योजना बनाई थी। तो शायद व्यक्ति को स्थिति से बाहर ले जाना और उस चिंता को कम होने देना, या बस उस व्यवहार को अनदेखा करना, अगर यह ऐसा है जिसे आप अनदेखा कर सकते हैं और आप ऐसी स्थिति में हैं जहां आप इसे अनदेखा कर सकते हैं। व्यवहार को अनदेखा करने की कोशिश करें और इसे किसी भी तरह से सुदृढ़ न करें। अगर यह काफ़ी आम है, तो क्या मुझे आगंतुकों या परिवार और दोस्तों को इसके लिए तैयार करना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, ये लोगों के लिए स्ट्रोक या मस्तिष्क की चोट वाले व्यक्ति के साथ बातचीत करना बहुत आसान बना देता है, अगर वे जानते हैं कि क्या उम्मीद करनी है। आप कल्पना कर सकते हैं कि किसी के साथ बातचीत कर रहे हैं और अगर अचानक वे एक गाली शब्द बोल दें, आप जानते हैं, अगर आप इसके लिए तैयार नहीं थे तो आप कल्पना कर सकते हैं कि कोई कैसे प्रतिक्रिया कर सकता है। तो यह वास्तव में महत्वपूर्ण है कि जो लोग किसी के साथ बातचीत करते हैं उन्हें तैयार करें। आप जानते हैं, ये कुछ चीज़ें हैं जो करते हैं, खासकर अगर वह उत्तेजित हो जाता है या अगर वह गुस्सा या चिंतित हो जाता है, आप जानते हैं, और बस इसे कुछ ऐसा बनाएं जो आप अपने प्रियजन के साथ बातचीत करने वाले हर नए व्यक्ति के साथ करते हैं। और इसलिए यह स्मृति को प्रभावित करेगा। क्या आप स्मृति हानि से निपटने के लिए कुछ रणनीतियों पर चर्चा कर सकते हैं? स्मृति सोच में बदलाव के संदर्भ में स्ट्रोक के बाद सबसे आम शिकायतों में से एक है। अब स्मृति के कई अलग अलग हिस्से होते हैं और उन हिस्सों में से प्रत्येक को स्ट्रोक के परिणाम स्वरूप नुकसान हो सकता है। तो जो अलग अलग रणनीतियाँ आप उपयोग कर सकते हैं वे इस पर निर्भर करेंगी कि आपकी स्मृति का कौन सा हिस्सा प्रभावित हुआ है
और यह पता लगाना कि क्या क्षतिग्रस्त हुआ है और प्रत्येक के लिए विशिष्ट रणनीतियाँ प्रदान करना न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट की भूमिका है। तो उदाहरण के लिए किसी को स्मृति समस्याएं हो सकती हैं क्योंकि उन्हें चीज़ों पर ध्यान देने में कठिनाई होती है। तो अगर आपको ध्यान देने में कठिनाई हो रही है तो ये महत्वपूर्ण है कि आप लोगों को धीमा करें कि अगर आप बातचीत से सारी जानकारी नहीं ले रहे हैं तो आप लोगों से आपके लिए चीज़ें लिखने के लिए कह सकते हैं। आप अपने लिए एक डायरी रख सकते हैं। डायरी का उपयोग करना शायद स्मृति समस्याओं के लिए सबसे आम पुनर्वास तकनीकों में से एक है, चाहे वह स्मृतियाँ बनाने में समस्याएं हों या उन्हें बाद में पुनः प्राप्त करने में समस्याएं हों या उन्हें बाद में खोजने में समस्याएं हों। तो एक इलेक्ट्रॉनिक या पेपर डे टाइमर या डे प्लानर प्राप्त करना शायद सबसे आसान चीज़ों में से एक है जो लोग कर सकते हैं। और ये सिर्फ उन चीज़ों को लिखने के लिए नहीं है जो आपको करनी है, ये उन चीज़ों को लिखने के लिए भी है जो आपने की है। तो अगर किसी को याद रखने में समस्या है कि उन्होंने कल क्या किया, तो वे हमेशा अपने डे प्लानर को खोल सकते हैं और कह सकते हैं, देखो ओह हाँ, मेरी पत्नी ने कल 2 बजे मुलाकात की थी। सही। तो वे उस सहायता का उपयोग कर सकते हैं जो उनकी स्मृति को बदलने के लिए सही ढंग से काम नहीं कर रही है। लोगों के अवसादग्रस्त होने की बात की। अगर मुझे लगता है कि मैं अधिक से अधिक और मुझे लगता है कि मैं वास्तव में यहाँ नहीं रहना चाहता, शायद आत्महत्या के बारे में सोच रहा हूँ, तो आप क्या सलाह देंगे? बिल्कुल अपने जीपी को खोजें या कुछ पेशेवर मदद प्राप्त करें। किसी से बात करने के लिए खोजें। अपने आप को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचना असामान्य नहीं है। स्ट्रोक के बाद फिर से ये शोक करने के लिए एक बड़ी हानि है, लेकिन किसी से बात करना बहुत महत्वपूर्ण है और यही आपके स्वास्थ्य पेशेवरों के लिए है। मैंने सुना है कि स्ट्रोक के बाद थकान या थकावट काफ़ी आम है। थकान क्या है और मैं इसके बारे में क्या कर सकता हूँ? बिल्कुल सही, थकान शायद सबसे आम समस्याओं में से एक है जिसके बारे में लोग स्ट्रोक के बाद शिकायत करते हैं। बहुत से लोग जो थकान महसूस करते हैं वे इसे थकान के रूप में नहीं देखते। इसके बजाय वे देख सकते हैं कि वे अधिक चिड़चिड़े हो गए हैं, कि वे जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, उनकी सहनशीलता कम हो गई है। वे यह भी देख सकते हैं कि उन्हें वास्तव में जटिल स्थितियों में कठिनाई होती है। इसलिए अगर आप एक ही समय में 2 या 3 लोगों को बात करते हुए सुनने की कोशिश कर रहे हैं तो यह बहुत अधिक कठिन होता है। तो मैं थकान के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? क्या आपके पास कोई सुझाव है? हाँ, ये कुछ सरल चीज़ें हैं जो आप थकान के साथ खुद की मदद करने के लिए कर सकते हैं। सबसे पहले ये नोटिस करें कि आपकी अपनी थकान के संकेत क्या हैं। क्या आपको अधिक चिड़चिड़ापन महसूस होता है? क्या आपको लगता है कि आपके पास ऊर्जा नहीं है? क्या आपको लगता है कि आप जो काम कर रहे हैं वो बहुत कठिन हो गया है? तो अपने संकेतों को पहचानें कि आप थकान महसूस कर रहे हैं और जब भी संभव हो रुकें और आराम करें। दूसरी बात जो आप कर सकते हैं वह यह है कि आप यह पता करें कि दिन के किस हिस्से में आपके पास सबसे अधिक ऊर्जा होती है। बहुत से लोगों के पास सुबह के समय अधिक ऊर्जा होती है, इसलिए यह महत्वपूर्ण होगा कि आप अपनी सभी गतिविधियां सुबह में करें और फिर दोपहर में अपनी ऊर्जा बचाएं। एक और रणनीति जो लोग अपना सकते हैं वह है अपनी ऊर्जा या कार्यों को दिनों में फैलाना। इसीलिए यदि आप किसी विशेष दिन पर बहुत ऊर्जावान महसूस कर रहे हैं तो पूरी ताकत से न जाएं, क्योंकि यदि आप ऐसा करते हैं तो आप अपनी सारी ऊर्जा खर्च कर देंगे और अगले 3 दिन इसे ठीक करने में बिताएंगे। इसलिए अपनी ऊर्जा को समय के साथ फैलाना वास्तव में महत्वपूर्ण है। स्ट्रोक के बाद स्वाभाविक रूप से लोग बहुत उदास और चिंतित हो जाते हैं और वे शोक करना शुरू कर देते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि एक न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट इस रिकवरी में कैसे मदद कर सकता है? हाँ, लगभग 3 में से 1 व्यक्ति जिसने स्ट्रोक का अनुभव किया है उसे अवसाद या चिंता की समस्या का सामना करना पड़ेगा। ऐसी प्रतिक्रियाएं बहुत सामान्य और सामान्य होती हैं। आपको यह याद रखना होगा कि जिसने स्ट्रोक का सामना किया है उसने एक जीवन धमकी देने वाली बीमारी का सामना किया है और न केवल उन्हें इस तथ्य से निपटना है कि उनके साथ कुछ जीवन धमकी देने वाली घटना हुई है, बल्कि उन्हें अपने अंदर हुए परिवर्तनों से भी निपटना है। हानियों के लिए शोक करना, जैसे कि गतिशीलता की हानि के लिए शोक करना या स्वतंत्रता की हानि के लिए शोक करना, ये कुछ मुद्दे हैं जिनका वे सामना करते हैं। ये चिंता भी होती है कि मैंने क्या गलत किया, क्या ये फिर से होगा, मेरा परिवार कैसे प्रतिक्रिया करेगा, क्या मैं काम पर वापस जा पाऊंगा। तो ये सभी प्रश्न उठते हैं किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जिसने स्ट्रोक का सामना किया है, और यह वास्तव में महत्वपूर्ण है कि किसी को उन मुद्दों के बारे में बात करने का अवसर मिले और उन्हें समझने का प्रयास करें। और यह परिवार के सदस्यों के साथ करना वास्तव में कठिन होता है। इसलिए यह काफ़ी अच्छा होता है कि आपके पास एक पेशेवर हो जिससे आप बात कर सकें, चाहे वह काउंसलर हो, मनोवैज्ञानिक हो, और बस उन मुद्दों को सामने लाएं और उन्हें समझने में मदद करें कि आप किस दौर से गुजर रहे हैं, और फिर वे आपको उन मुद्दों से निपटने में मदद कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।